चलिए आज का डीप डाइव शुरू करते हैं। हमारे सामने एक काफी गंभीर रिपोर्ट है स्टॉकटन कैलिफोर्निया में हुई एक सामूहिक गोलीबारी पर। जी, 29 नवंबर 2025 की घटना है। और जो बात इसे वाकई भयानक बनाती है वो है इसकी जगह। एक बच्चे की जन्मदिन की पार्टी। हाँ, तो हमारा मिशन यही समझना है कि उस शाम असल में हुआ क्या, क्यों अधिकारी इसे एक लक्षित घटना कह रहे हैं और ये उस समुदाय के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक एक बैंक्वेट हॉल में जश्न का माहौल था और शाम के करीब 6 बजे जब अंधेरा हो चुका था, 2 हमलावर अंदर घुसे और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और नतीजा बहुत ही दुखद था। कुल 14 लोग हताहत हुए, जी, जिनमें से 4 की मौत हो गई। और जगह का चुनाव देखिए, ये कोई अलग थलग जगह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पारिवारिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था। रिपोर्ट बताती है कि पास में एक डेयरी क्वीन है और एक बच्चों का थिएटर भी है। और यही बात इसे जांच के नजरिए से बहुत अहम बनाती है। इसे एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, यानी एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा बहुत कड़ी नहीं होती। एकदम, और हमलावरों के लिए भागना भी आसान था क्योंकि वो थॉर्नटन रोड जैसी मेन सड़क के पास है। तो पुलिस ये नहीं मान रही कि ये कोई अंधाधुंध गोलीबारी थी। नहीं, रिपोर्ट में बार बार लक्षित यानी टारगेटेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो टारगेटेड का मतलब है कि हमलावर किसी खास व्यक्ति या शायद किसी ग्रुप के लिए आए थे, और बाकी लोग या तो क्रॉस फायर में आ गए या बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। इसके संकेत क्या हैं? संकेत साफ है। एक तो उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी को चुना, 2 हमलावरों का एक टीम की तरह काम करना, और गोलीबारी के फौरन बाद भाग जाना। ये किसी एक्टिव शूटर जैसा व्यवहार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हिट एंड रन जैसा लगता है, एक सोची समझी साजिश। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है, खासकर जब रिपोर्ट में पीड़ितों का जिक्र आता है। जी, हताहतों में किशोर और वयस्क दोनों शामिल थे, और एक 9 साल के बच्चे का भी जिक्र है जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? देखिए, अगर ये गिरोह से जुड़ी हिंसा है जो स्टॉकटन के इतिहास को देखते हुए संभव है, तो ये एक तरह से अलिखित नियमों का टूटना है। मतलब गैंग वॉर में भी कुछ स्ट्रीट कोड्स होते थे कि परिवार और बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अच्छा। एक बच्चों वाली पार्टी पर हमला करना दिखाता है कि हमलावरों के लिए अब कोई सीमा नहीं बची है। ये एक संदेश भेजता है कि अब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की घटना का उस समुदाय की सुरक्षा की भावना पर क्या असर होता होगा? असर बहुत गहरा होता है। जब हिंसा जन्मदिन जैसी पारिवारिक सभाओं में घुस जाती है तो ये लोगों के भरोसे पर सीधा हमला है। हाँ, एक डर का माहौल बन जाता होगा। बिल्कुल, और जांचकर्ताओं के सामने एक चुप्पी की दीवार खड़ी हो जाती है। गवाह डर के मारे कुछ भी बोलने से कतराते हैं। तो अगर गवाह बोलने को तैयार नहीं है, तब पुलिस के पास जांच के लिए क्या रास्ते बचते हैं? ऐसे मामलों में पुलिस अब नई तकनीक का सहारा ले रही है। रिपोर्ट में एक जांच तकनीक का जिक्र है जिसे जियो फेंस वारंट कहते हैं। जियो फेंस वारंट, वो क्या होता है? इसमें पुलिस अदालत से अनुमति लेकर घटना के समय उस इलाके में मौजूद सभी सेलफोन के लोकेशन डेटा को देखती है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। जी, तो संक्षेप में कहें तो एक उत्सव का दिन एक सोची समझी और क्रूर साजिश के कारण त्रासदी में बदल गया। हाँ, और उसने न सिर्फ जाने ली बल्कि एक पूरे समुदाय के मन में गहरा डर भी बैठा दिया। बिल्कुल, और जांच के ये जो नए तरीके हैं, ये अपने साथ कुछ मुश्किल सवाल भी लाते हैं। और यही हमें सोचने के लिए एक बात देता है। जब सुरक्षा के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल होता है तो उस पार्टी में मौजूद हर निर्दोष व्यक्ति की डिजिटल प्राइवेसी की क्या कीमत रह जाती है।